नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बंगाल को लेकर सबसे प्रसिद्ध कहावत है कि बंगाल आज जो सोचता है देश उसे कल सोचता है। लेकिन इस बार बंगाल ने जो सोचा था उसकी कल्पना शायद कम ही लोगों ने की होगी। पश्चिम बंगाल की धरती भगवा रंग में सराबोर नजर आ रही है। बीजेपी ने सत्ता का शिखर छू लिया, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या बंगाल का मिजाज नहीं बदला है? बंगाल में बदलाव के जश्न के बीच कई इलाकों में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, जिसे लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। ममता बनर्जी तो इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि बंगाल में नई सरकार कैसे बनेगी, नया सीएम कैसे बनेगा? बंगाल के नतीजों के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा को विस्तार से बताती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए। जय श्री राम के जयकारे हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ऐसा ही माहौल है। कोलकाता के पॉश इलाकों से लेकर मालदा और झारग्राम के सुदूर गांवों तक उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो सवाल उठा रही हैं कि क्या वाकई बंगाल बदल गया है? बंगाल जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर तस्वीरें देखिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। ये बदला नहीं, बदलाव का वक्त है, ये उन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिनके चेहरे पर बंगाल विजय की पूरी पटकथा लिखी गई, जिनके भरोसे बंगाल में एक मुश्त बीजेपी को वोट दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं को नसीहत के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। टीएमसी ने बीजेपी समर्थकों पर पार्टी दफ्तरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बंगाल में कई जगह टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, फर्नीचर और शीशे तोड़े गए। कोलकाता के रूबी इलाके में टीएमसी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। इस वक्त हम रूबी मोड़ पे मौजूद हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये टीएमसी का एक ऑफिस हुआ करता था, टिन शेड का ये ऑफिस है और इसके अंदर भी कल जो है वो तोड़फोड़ किया गया। कल जब जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की तो कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह देखने को मिला, जोश देखने को मिला और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो तोड़फोड़ है वो भी आपको हुआ नजर आएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या टूटा हुआ है, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे थे इसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये देखिए आपको सीसीटीवी जो कैमरा है वो यहाँ पर नजर आएगा, जिसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये ऊपर इसी पोल पे लगा हुआ था। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कुर्सियां हैं, इसे तोड़ दिया गया है। ये कुर्सी ऐसा लग रहा है कि ऑफिस के अंदर थी, जिसको यहाँ पर इस तरीके से तोड़ दिया गया है। ये खिड़की थी, खिड़की के ऊपर जो शीशा लगा हुआ था, शीशा पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया है और ये देखिए शीशा के जो टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अंदर एक बार अगर आपको लेके चलूं मैं तो ये देखिए ये मेन गेट है। मेन गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको टूटे फूटे जो चीज है वो नजर आएंगे। ये देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंटर है। ये देखिए ये प्रिंटर था जिसको यहाँ पर इस तरीके से तोड़ दिया गया है। प्रिंटर के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये पाइप जो कि पर्दा लगाने के लिए ऐसा लगता है कि काम में आ रहा था, उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। इसके अलावा जो कुर्सियां थी यहाँ पर, ये देखिए इन कुर्सियों को भी जो अंदर पार्टी में थी उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें डायमंड हार्बर के फाल्टा इलाके की हैं, जहां टीएमसी नेता और फल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान का दफ्तर जो फिलहाल बंद पड़ा है। आरोप है कि जहांगीर खान के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। कुछ लोग जहांगीर खान के दफ्तर में घुस गए, पोस्टर फाड़ डाले, शीशे तोड़ दिए।
कोलकाता के रूबी इलाके के तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में, और उसके बाद बीती रात को देखा भवानीपुर में जो है लेडीज पार्क के पास जो पार्षद का तृणमूल कांग्रेस का पार्टी और दफ्तर था, वहां पर भी जो है आगजनी की गई, अंदर से सामान निकलकर जो है उसे तोड़ा फोड़ा गया। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि फलता, जहां से जहांगीर खान फलता से उम्मीदवार है और 21 मई को वहां पे चुनाव होने हैं, उससे पहले जहांगीर खान के पार्टी दफ्तर पर भी जो है वहां पे तोड़फोड़ मचाई गई है। टॉलीगंज के विजयगढ़ नेताजी नगर इलाके में टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनाव दफ्तर में भीड़ पर तोड़फोड़ का आरोप है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां टीएमसी के कद्दावर नेता ने खेल मैदान पर कब्जा किया हुआ था। बाकायदा चारों तरफ से बाढ़ लगा दी थी, जिसे टीएमसी के सत्ता से विदाई के बाद तोड़ दिया गया। हावड़ा में डुमुरजला इलाके में भी टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। कुर्सियां, खिड़कियां तोड़ दी गई। पार्टी का झंडा सड़क पर फेंक दिया गया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। हिंसा और तोड़फोड़ के बीच ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ बता रही है। इस बीच चुनाव में करारी शिकस्त और 15 साल बाद कोलकाता की सत्ता का किला ढहने के बाद ममता बनर्जी सामने आई और आते ही कह दिया कि वो हारी नहीं है, इस्तीफा नहीं देंगी, कोई उन्हें जबरदस्ती नहीं हटा सकता। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया, ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कही, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार कैसे बनेगी? यानी ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं, और ये बात दीदी भी जानती है। असल में 15 साल तक निर्बाध सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी को यकीन नहीं हो रहा है कि वो बंगाल की सत्ता से बाहर हो चुकी है, लिहाजा चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी पर हमलावर है। नतीजों के बाद हिंसा को लेकर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। जवाब में बीजेपी ने क्या कहा, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को सुनिए। बहुत जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो ही कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे। सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन नतीजों के बाद बंगाल के कई इलाकों में जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आई, उन्हें किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। यही वजह है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा और तोड़फोड़ से दूर रहने की नसीहत दे रही है। তারা তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে থেকেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই জয় এনে দিয়েছেন। তাদেরকে এখন বলবো ধৈর্য ধরে থাকুন, শান্ত থাকুন, তৃণমূলের কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমরা তৃণমূল হতে পারবো না, আমাদের তৃণমূল হওয়া যাবে না। আমরা তৃণমূল হয়ে গেলে কিন্তু মানুষ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। আমরা পার্টি উইথ ডিফারেন্স। যে তারা এতদিন যে পরিশ্রম করেছে, যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হয়ে কাজ করার জন্য তাদেরকে বারবার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। टीएमसी के एक्स हैंडल से हिंसा से जुड़े कई पोस्ट किए गए, जिनमें बंगाल के कई इलाकों में टीएमसी नेताओं से मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं, जिसे लेकर कोलकाता पुलिस ने भी जवाब दिया। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर कई गुमराह करने वाली पोस्ट फैलाई जा रही हैं, जिनमें दूसरी जगहों के वीडियो और तस्वीरों को गलत तरीके से कोलकाता से जोड़ा जा रहा है।
लोगों को अफवाह फैलाने वाली खबरों से सतर्क रहने की अपील भी की। प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे जिसी भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। They must take a stringent action against them. It cannot be and will not be tolerated by party. बंगाल में कई सालों के संघर्ष के बाद बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया है, जिसका असर नतीजे आने के बाद से ही शुरू हो गया। बंगाल से हिंसा की ही तस्वीरें नहीं, बदलाव की झलक भी दिखाई दे रही है। आसनसोल के बस्तिन बाजार में सालों से बंद पड़ा दुर्गा मंदिर अब श्रद्धालुओं के लिए हमेशा के लिए खोल दिया गया। नवनिर्वाचित विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने वादा निभाते हुए मंदिर के कपाट खुलवाए। मंदिर के दरवाजे खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए। आसनसोल का ये मंदिर ममता सरकार के आने के बाद से ही बंद था। साल में कड़ी सुरक्षा के बीच एक दो बार खोला जाता था। कृष्णेंदु मुखर्जी ने जीत के बाद मंदिर खुलवाने का वादा किया था और नतीजों के बाद मंदिर को हमेशा के लिए खोल दिया गया। तो अच्छा काम किया। आप लोगों को भी उसमें जाकर के पुष्पांजलि देकर आना चाहिए। हम लोग तो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की धरती भगवा रंग में सराबोर है। बीजेपी ने सत्ता का शिखर छू लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरजमी पर पहली बार भगवा सरकार बनने वाली है। जिस बंगाल में दशक भर पहले तक बीजेपी हाशिए पर थी, अब कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग में विराजमान होने वाली है। और बात उतनी सी ही नहीं, बंगाल के नतीजों ने विपक्ष के सियासी समीकरण भी गड़बड़ा दिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एकमात्र सियासी किला ढह चुका है। तमिलनाडु में डीएमके सत्ता से बाहर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब तक सिमट चुकी है। केरल में लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह चुका है। ओडिशा में बीजेडी 2 दशक की सत्ता के बाद बाहर हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सामने कई चुनौतियां हैं। यूपी में बीएसपी अपने वजूद की जंग लड़ रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी के सामने 2027 की चुनौती है। रही बात कांग्रेस की, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए बंगाल और असम की सत्ता एक बार फिर दूर के ढोल साबित हुई। बंगाल में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट जीत पाई, वो भी तब जब राहुल गांधी ने बंगाल में 6 रैलियां की। और इन रैलियों में क्या कहते रहे, एक बार सुनिए। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है। बंगाल में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ममता सरकार को घेरते रहे। राहुल की इसी नीति पर इंडी गठबंधन के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया। बंगाल में ममता बनर्जी का बुरी तरह हार कर सत्ता से बाहर होना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। टीएमसी की हार पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। लेकिन सच यही है कि बंगाल में 1.5 दशक बाद दीदी की सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है। अंग बंग कलिंग से असम तक बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया है। बीजेपी को बंगाल के साथ ही असम में बम्पर जीत मिली है। और इसकी खुशी इस तस्वीर से समझी जा सकती है, जो उस वक्त की है जब असम में बीजेपी की हैट्रिक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मिलने पहुंचे। दोनों गले मिले, पीठ थपथपाई और शानदार जीत की बधाई दी। लबुलवाब यही कि बंगाल चुनाव के नतीजों से देश में एक नई राजनीति का आगाज हो चुका है। बंगाल में हुआ बदलाव का असर आने वाले चुनाव में भी नजर आना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
क्या बंगाल के रिजल्ट से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तीसरा टर्म कंफर्म हो गया है? क्या बीजेपी बंगाल की तरह ही अब यूपी में बड़े अंतर से जीत की तैयारी कर रही है? क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी की करारी हार से अखिलेश यादव इतना घबरा गए हैं कि उन्हें अब संकट मोचन हनुमान जी की याद आने लगी है? एकजुट हिंदू वोट बैंक और महिला वोट बैंक ने जो नैरेटिव बंगाल में सेट किया, उससे 2027 के लिए अखिलेश के सारे फॉर्मूले फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हिंदू वोट बैंक की एकजुटता मोदी विरोधियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। वहीं बीजेपी यूपी के साथ पंजाब में भी भगवा लहराने की रणनीति पर काम कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 27 में जब भी चुनाव होगा, आप देखेंगे हम 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहाँ कमल खिलेगा। आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट से हनुमान छुड़ावे, मनक्रम वचन ध्यान जुलावे। जेठ माह के पहले बड़े मंगल के दिन हनुमान चालीसा की चौपाई अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। लेकिन सवाल है कि आज तक राम मंदिर का दर्शन नहीं करने वाले अखिलेश यादव को अचानक श्री राम के भक्त हनुमान जी क्यों याद आ गए? क्या बंगाल में डबल सेंचुरी के साथ बीजेपी की प्रचंड जीत इसकी वजह है? बीजेपी राम मंदिर पर अखिलेश को घेरते रहती है। क्या उसकी काट में अखिलेश को बड़ा मंगल याद आ रहा है? क्या बंगाल के नतीजों के बाद ये एंटी हिंदू छवि से बाहर आने की खलबली है, या फिर हिंदू वोट बैंक में सिरमारी के लिए ऐसा किया जा रहा है? बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत ने एक बात साफ कर दी है कि भगवा लहर अब हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव का डर भी जायज है, क्योंकि जब जब हिंदू वोट बैंक एकजुट हुआ, बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बंगाल में भी वही हुआ है। बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए की काट एकजुट हिंदू वोट बैंक है, लेकिन मोदी योगी के एकजुट हिंदू वोट बैंक की काट अखिलेश यादव के पास क्या है? ऐसे में अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में यूपी की जंग आसान नहीं होने वाली। बंगाल फतह के बाद बीजेपी का मिशन यूपी है। बीजेपी ने 2027 में देश के सबसे बड़े राज्य में तीसरी बार कमल खिलाने की तैयारी शुरू कर दी। बंगाल में एकजुट हिंदू वोट बैंक और महिला आरक्षण के मुद्दे ने बीजेपी की जीत में अहम रोल अदा किया। बंगाल में ममता बनर्जी के दो अहम हथियार मुस्लिम वोट बैंक और महिला वोट बैंक था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक बट गया और महिला आरक्षण का लोकसभा में विरोध करने पर ममता बनर्जी को महिलाओं का भी साथ नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 10% कम महिलाओं ने वोट किया। नतीजा ये हुआ कि 2021 में 215 सीट जीतने वाली टीएमसी अब की बार 80 पर सिमट गई। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को महिलाओं का रिकॉर्ड 45% से 47% के करीब वोट मिलने का अनुमान है। 2021 में यह आंकड़ा करीब 37% था, यानी सीधे 10% का उछाल। वहीं टीएमसी को 2021 में करीब 50% महिला वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये घटकर 40% के आसपास सिमट गया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब महिला आरक्षण के मुद्दे को सीधे यूपी से जोड़ रहे हैं। बंगाल विजय के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। महिला आरक्षण के मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी को घेरा तो अखिलेश यादव ने पलटवार करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमाने ढंग से निकाले गए तो बीजेपी की परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री भी मनमाने ढंग से ही बनाया जाएगा। इसीलिए ये एक विशेष मांग है कि इस बार पर्ची उनके नाम की निकाली जाए जो पौराणिक काल से ही महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक नकारात्मक सोच और शोषण की प्रतीकात्मक भूमिका निभाते रहे, जिन्हें लोहिया जी ने भी भारतीय नारीत्व के आदर्श के रूप में मानने की सलाह दी थी। मुझे आशा है कि महिला आरक्षण के संदर्भ में इसे लागू किया जाएगा। बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे को यूपी में बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश में है। ऐसे में जो बंगाल में हुआ वैसा ही यूपी में होने का डर अखिलेश को सता रहा। 2021 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को करीब 30 से 32% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि बीजेपी को 46 से 48% महिलाओं का समर्थन मिला। अब 2027 में जिसका वोट बैंक खिसकेगा उसकी राह उतनी ही कठिन हो जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का यूपी में फॉर्मूला MY समीकरण है, लेकिन यूपी में M यानी मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता दिख रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी इसके दावेदार हैं। अखिलेश के MY समीकरण का Y यानी यादव वोट बैंक एकजुट हिंदुत्व के रथ पर सवार है। बंगाल की जीत से बीजेपी फ्रंट फुट पर है, कार्यकर्ता जोश से लबरेज है। अब यूपी में भी इसी लय और जोश को बीजेपी बरकरार रखना चाहती है। महिला आरक्षण, हिंदू एकजुटता और मजबूत नेतृत्व पर बीजेपी आक्रामक है। अभी से बीजेपी ने एजेंडा सेट कर लिया है। बीजेपी दावा कर रही कि जैसा हाल टीएमसी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी का हुआ, उससे भी बुरा हाल 2027 में अखिलेश यादव का होने जा रहा। श्री अखिलेश यादव जी, आपने आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में किया, वहां कमल खिला। आपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। आपने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। और 2027 में तीनों का जो हश्र हुआ है, आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, टीएमसी का, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहां कमल खिलेगा। तीसरी बार सुशासन देने वाली भाजपा सरकार यहां बनेगी। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 27 में जब भी चुनाव होगा, आप देखेंगे हम 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और महिलाओं का आक्रोश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कल कहा कि महिलाओं के गुस्से ने, महिलाओं के आक्रोश ने तृणमूल कांग्रेस का सफाया किया है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और उनका इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उनको कभी भी माफ देश की और उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं करेंगी। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। एकजुट हिंदू वोट बैंक और बीजेपी की भगवा लहर अब हिंदी भाषी प्रदेशों से आगे जाकर बंगाल तक जा पहुंची है। बीजेपी का ये एजेंडा हिंदी भाषी राज्यों में और भी सूट करता है। इसी की काट के लिए क्या अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेल रहे हैं? बड़ा मंगल के दिन हनुमान चौपाई पोस्ट कर रहे हैं, इटावा में केदारनाथ मंदिर बनवा रहे हैं। हो सकता है 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश राम मंदिर भी चलेगी। साफ है, अखिलेश यादव पीडीए के साथ आस्था का मेल जोड़ रहे हैं ताकि सवर्ण और पिछड़ा हिंदू वर्ग जो धर्म के प्रति संवेदनशील है, समाजवादी पार्टी से छिटके नहीं। यूपी के साथ साथ बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब भी। पंजाब में भी यूपी के साथ साथ चुनाव होने वाले। बीजेपी पंजाब पर रणनीति बना रही। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसे लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है। आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, फिर भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और 7 सांसदों के आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने को असंवैधानिक बताया। राघव चड्ढा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि पंजाब चुनाव के साथ ही मोदी सरकार की सत्ता भी चली जाएगी। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, आसाम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी। देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे। मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में जिस तरह बीजेपी कमबैक कर रही है, उससे यूपी और पंजाब में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासी हौसला मिला। बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह घुसपैठ के मुद्दे को हिंदुत्व के साथ जोड़ा, वो सियासी संजीवनी बना। अब वही फॉर्मूला यूपी में 27 के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा। इतना ही नहीं, बंगाल की जीत ने बीजेपी के लिए वो विजेता वाला नैरेटिव सेट कर दिया। यूपी से लेकर पंजाब तक बीजेपी अब प्रोएक्टिव मोड में रहेगी, जबकि मोदी विरोधी पार्टियों को अपनी पूरी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ सकती है। अगर बंगाल में कमल खिल सकता है तो बीजेपी के लिए यूपी के हेड से अब दूर की कौड़ी नहीं लगती। और जिस तरह से बीजेपी रणनीति बनाकर काम करती है,
उससे पंजाब का सियासी खेल भी बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान को आतंकी मुल्क क्यों कहा जाता है, इसके सबूत वक्त वक्त पर खुद पाकिस्तान के हुक्मरान ही देते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर एक ऐसा ही दर्द पाकिस्तानी नेता की जुबान पर आ गया, जिससे कि साबित होता है कि आतंकियों की फैक्ट्री का एक ही मैनेजर है, मुल्ला मुनी। कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तानी फौज ने वर्दी में आंसू बहाए थे। भारत के हमले के बाद कैसे मुनीर के अफसरों ने आतंकियों के शवों को सम्मान दिया था, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकियों की महफिल सजी, जिसमें पाकिस्तान का आतंक चरित्र खुलकर सामने आ गया है। यह है पाकिस्तान की नेता नगरी के बड़े नाम शाहिर सियालवी, जिन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हां, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी सेना आतंकियों के लिए लड़ी थी। 1 साल पहले पहलगाम हमले के बाद 10 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नेस्त नाबूद कर दिया था, जिसमें मसूद अजहर का पूरा कुनबा साफ हो गया था। अब 1 साल बाद पाकिस्तान ने माना है कि मुनीर के सिपाही वर्दी पहनकर इन आतंकियों के शव लेकर निकले थे, जिसका मकसद दुनिया को यह दिखाना था कि पाकिस्तान उन्हें आतंकी मानता ही नहीं। पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद मुनीर का आतंक चरित्र एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। मुनीर ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनकर खुद को शांति दूत साबित करने चला था, लेकिन शांति दूत की पोल पट्टी उसी के लोगों ने खोल दी। पाकिस्तान में कहा तो यह भी जा रहा है कि जो भी दहशतगर्दी है उसके पीछे सिर्फ वर्दी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो शुरू से पूरी दुनिया को आतंकी एक्सपोर्ट करता आया है। पाकिस्तानी जनरल और वहां की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को पालती है और वक्त आने पर कभी उन्हें इस्तेमाल करती है तो कभी उन्हें बलि का बकरा बनाती है। पाकिस्तान में हल्ला है कि शांति दूत के किरदार में फेल हो चुका मुनीर एक बार फिर आतंकियों के सहारे किसी बड़ी साजिश में जुटा है। यह पाकिस्तान का आतंक प्रेम ही है कि पाकिस्तान इस वक्त टेररिज्म इंडेक्स में अव्वल नंबर पर है, यानी वो देश है जहां सबसे ज्यादा आतंकी पाए जाते हैं और जो आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार भी है।